हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे दोनों मेथड से, ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड, दोनों मैथमेटिकल कह लो या कैलकुलस मेथड, दोनों मेथड से हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे। आफ्टर दैट उस पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन, है ना। आपने सुना भी होगा, आपने सुना है ना इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, लगभग सबने सुना है, 9th में पढ़ के आए हुए हो आप। तो डेरिवेशन क्या होता है, 3 इक्वेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड, है ना। ऐसा थोड़ी बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, नाम बताएंगे कौन कौन सा इक्वेशन होता है। पहला इक्वेशन होता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे फार्मूले प्रूव करेंगे हर बार एग्जाम में। अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हो तो बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, लगभग 11th के। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, अंडर ग्रेविटी वाला केस भी सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान बनाए रखना है और देखते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा मेथड पढ़ेंगे इसमें हम सबसे पहले, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। तो हमने ग्राफ पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ग्राफ आपको बताऊंगा, बीटी ग्राफ। सारा का सारा जो हम प्रूफ करने वाले हैं किस ग्राफ से करेंगे, बीटी ग्राफ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि बीटी ग्राफ होता है क्या है। बस सेकंड इसके बाद का तीसरा लेक्चर होगा आपका ग्राफ का। ठीक है, तो ये देखो बीटी ग्राफ में, बीटी ग्राफ का फिर डिस्कस करते हैं। जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, मान लो कोई पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। मैं मान लेता हूँ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। और यहाँ से ये मोशन इसमें दिखाया गया है, ग्राफ को प्लॉट किया गया है, और इसका ग्राफ ये है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो पहली बात तो बीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। तो बीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, या ऐसे लिख लो आप, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, वो हमें देता है, क्या देता है, डिस्टेंस देता है, या आप कह लो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, समझ में आया भाई। एरिया क्या देता है हमें, एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। अब हमें इसी के बारे में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके लास्ट के सेकंड वाले जो इक्वेशन है उन्हें प्रूव करना है। और ये कैसे देता है एरिया, ये भी देख लो आप। अगर मान लो कि इसके हम मोशन के बारे में डिस्कस करें, यहाँ तो छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, और ये स्ट्रिप क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, मान लो ये टी एक्सिस है, तो ये इस पर हम डेल्टा टी दिखा दिया, और इधर क्या है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी दिखाया है। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ तक कि हमारी कुछ वेलोसिटी होगी, वो हम मान लेते हैं, चलो यू डैश मान लो। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल की एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ कितना बताइए, वी डैश, और टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो हमें पता है यार कि वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है, या तो डिस्टेंस हो सकता है, तो डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी कंसीडर करना है तो हम वहाँ पर नेगेटिव साइन भी ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, और डिस्टेंस अगर बोल रहा है फाइंड करने के लिए तो वहाँ पर हम केवल एरिया को पॉजिटिवली ऐड कर लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हम जहाँ पर एरिया पॉजिटिव हो रहा है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ पर एरिया नेगेटिव हो रहा है वहाँ पर नेगेटिव लेंगे। लेकिन अभी हम बेसिकली प्रूव करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करेंगे। देखो भाई ध्यान से इसे, सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे। 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ। ये हमारा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, ये हमारा वीटी ग्राफ है। मैंने मान लिया कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल स्पीड मैंने माना क्या है, u है, और ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह से इसका प्लॉट किया गया है। और ये क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल के पास पहले थी, क्योंकि ये तो 0,0 होता है। लेकिन 0 पे ही मैंने जब देखना स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी पहले से थी। अब ये यहाँ तक प्लॉट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं मान लूँगा क्या, यहाँ तक की ये वेलोसिटी b है। ये b दिखाया था कि इस पे b दिखाया जाएगा, इस पे t।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है आपको, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, पहले इसको देख लो, थोड़ा सही बना दे। तो यहाँ तक ये क्या है, ये और नीचे कर देते हैं इसको, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाता है, मान लो कि ये मैंने टी मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यू है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या है, वी, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का नहीं, ये पूरा वी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का वी होगा। तो ये कितना होगा भाई, यहाँ तक भी है, और इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, इतना बचेगा। तो v में से अगर ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने u माइनस कर दिया तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। नाम दे दो, ये o, a, b, c और d। अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, हाँ देखिए, अगर हमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से प्रूव कर लेंगे। यहाँ सिंपली क्या होता है एक्सेलरेशन, बताइए, चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऐसे मान लो कि अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना है, मान लो कि मैंने देखा कि t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल t इक्वल टू 0 पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो मैंने मान लिया कितना था, u, और जब मैं t इक्वल टू t पे देखा तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितना हो गया, t इक्वल टू t पर जब हमने देखा तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी v। अगर मैं इस केस में एक्सेलरेशन चेंज इन लगाऊं, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब u को इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ठीक है, समझ में आया इतना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से आप प्रूव कर सकते हो। अब हमारा इंपॉर्टेंट जो है सेकेंड और थर्ड, जो कि नॉर्मली पूछा जाता है ज़्यादा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप एक बार समझ लो, ठीक है। कैसे किया मैंने, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी ले लिया, t इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी b ले लिया, और रेट, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का आपको डेफिनेशन पता है कि रेट चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पर t माइनस 0 मैंने लिखा नहीं है, t लिखा है केवल, और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लिख दो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है होता क्या है, मैं लिख देता हूं सबसे पहले, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अब अगर ये एक टाइप का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, आपको पता है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, बोलिए भाई, बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है तो हम ले लेंगे एरिया अंडर कर्व, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, इसको प्रूव करने के लिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, तो हमारा कर्व कौन सा है, ये देखिए यही वाला है, तो इसके अंडर का एरिया कितना हो जाएगा, ए आर यू बी सी डी ओ, ये हमारा टोटल हो जाएगा, इस ग्राफ का एरिया हो जाएगा। अब अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो ये आपको थोड़ा अलग दिखेगा, अलग मतलब आप पहचान रहे होंगे, ये रेक्टेंगल दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस एरिया को मैं डिवाइड कर लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है ये, ओ ए सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है। क्या आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, 1/2
बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस क्या है, टाइम है, और हाइट क्या है, बी माइनस यू। यार इसमें कोई दिक्कत है, बी माइनस यू कैसे आया, देख लो एक बार फिर से। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक की u थी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक का v था, तो मुझे ये निकालना था। तो ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको b पता है, यहाँ से यहाँ तक का u पता है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा, इतने में से इतना माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो इतना ये था लेंथ, इतना माइनस कर दिया तो हमारा b माइनस यू बचा। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ तक हम पहुंचे थे, ठीक है। क्या लगा दिया मैंने, एरिया ऑफ ABC तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है, टाइम है, और हाइट क्या दे रखा है, b माइनस यू दे रखा है। और एरिया ट्रेंगल रेक्टेंगल OACD क्या होता है भाई, आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये हो गया और ब्रेथ ये हो गया। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है, अभी भी हमारा टाइम ही होगा। तो और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ की वैल्यू u। तो अगर इसे सही से लिखोगे तो आप क्या आ जाएगा, ut आगे लिख लिया मैंने इसको, प्लस हाफ। और यहाँ से देखिए ध्यान से, अभी मैंने एक फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यार मैं इसको b माइनस यू अपॉन टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। ये इसे a कर दिया, बोलिए, या आपको क्या लिखना है, बस यही रहने दो आप, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब b माइनस यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए टी रख देंगे। सुन लो भाई, मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने b माइनस यू की जगह पे क्या रखना है, ए टी रखना है। तो इस फार्मूले में रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर क्या है t, और b माइनस यू की वैल्यू क्या रख देंगे, ए टी रख देंगे। और पहले से हमारे इक्वेशन में क्या है, यू टी है। तो ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ a और टी मिलके क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। और हमें पता है हमने क्या निकाला है, एरिया। तो बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। ध्यान रखना, ये जो हम प्रूफ कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन एक बार चेंज नहीं होगा, चेंज का मतलब कि अब ड्यूरिंग द मोशन अगर एक्सेलरेशन सेम है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहे हो आप, तो ड्यूरिंग द मोशन कंसीडर किया जाएगा उस टाइम इंटरवल में कि आप 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही मूव कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम आप इतने आपका एक्सेलरेशन कुछ और है, कुछ टाइम कुछ और है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग पाएगा, है ना, क्योंकि आपको जिस टाइम में ये बात करेगा उस टाइम के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हर एक सेकंड हमारी एक्सेलरेशन चेंज होगी तो ये उसके लिए नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमारा सेकंड आया, अब इतना बताओ पहले, सेकंड में समझ में आया कि नहीं। हमने क्या लेना है सेकंड में, अंडर एरिया कर्व, कौन से, बीटी ग्राफ के अंडर जो हमें कर्व मिलेगा उसका एरिया लेना है। तो उसका एरिया क्या होता है, अब भाई इसमें एक रेक्टेंगल प्लस ट्रेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ट्रेंगल की क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया सबका। यहाँ पर मैंने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसकी वैल्यू रख दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो हमने कौन सा पढ़ लिया, पहला क्या पढ़ लिया हमने, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा क्या पढ़ लिया हमने, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यार किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं कि b और u क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, a क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी बाद में एक बार और क्लियर कर दूंगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो आपको पता है, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करोगे बोलो। तो हमें ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट
एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम ले लेंगे। ये आप फार्मूला सिंपल देख रहे होगे कि b इज इक्वल टू s/t वाला फार्मूला है, बट यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी लेनी है वो एवरेज वेलोसिटी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लो कि दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो v बार यहाँ पर जो लिखा है वो b प्लस यू अपॉन टी हो जाएगा। और इस t की वैल्यू हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था बताइए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। चलो फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या होगा? हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालोगे तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। यार इसमें कोई दिक्कत? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v की वैल्यू v प्लस यू अपॉन 2 और t की वैल्यू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए। अब ऊपर देखिए फार्मूला तो सेम लिखा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्या आ जाएगा? 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर ले लोगे तो आंसर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यार इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर लिया? पढ़ लिया, प्रूफ कर लिया हमने, ठीक है। अब हम इसी को पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड से या मैथमेटिकल मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे ये बताऊंगा आपको। एक बार डिस्कस करें तीनों इक्वेशन क्या था। सबसे पहला इक्वेशन क्या था हमारा? b इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन था अपना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। समझ में आया ना तीनों? क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यार मान लो कि आपको ग्राफिकल मेथड समझ नहीं आया, मान लेते हैं, वैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बस याद रखना है कि पहला इक्वेशन कैसे निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सेकेंड अंडर एरिया कर्व। तो अंडर एरिया कर्व ऑफ बीटी ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल हम जो फार्मूला पढ़ते हैं, कौन सा? v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी लेनी है वो क्या लेनी है? एवरेज वेलोसिटी लेनी है बस। और एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? b प्लस यू अपॉन 2। और टाइम को कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। बट इन तीनों इक्वेशन को आपको ना यूज करने आने चाहिए कि हम क्वेश्चन में कैसे कैसे यूज करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्लियर होगा जब आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उससे। तो ऑब्वियसली बात हम न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, बट अभी इसको कैलकुलस मेथड से या मैथमेटिकल मेथड से आपको इसी फॉर्मूले को प्रूव करके हम बताने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन मैथमेटिकल फॉर्म या कैलकुलस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या डाल लेना? कैलकुलस फॉर्म, कैलकुलस फॉर्म, या क्या डाल लोगे? मैथमेटिकल, मैथमेटिकल, ठीक है, ये कैलकुलस फॉर्म। आपको मैंने बताया था कि जब आप वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था तो वेलोसिटी में एक केस बताया था। केस क्या बताया था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ाया था। बताइए क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू मैंने बताया था ds अपॉन dt। बोलिए ये याद है कि नहीं? यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज होगा। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक हम सीख लेते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन देखिए, सबसे पहले तो मान लो कि फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर x के पावर में n लिखा है और यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है? dx है, और अगर इसका इंटीग्रेशन करना हुआ और यहाँ पर लिमिट मान लो लगा हुआ है a से b, तो सबसे पहले इसका जो इंटीग्रेशन होगा
वो हो जाएगा x के पावर n+1 अपॉन में n+1, और लिमिट लग जाएगा इसका अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो n+1 तो बाहर ले लेंगे, क्योंकि लिमिट किस पे लगेगा, वेरिएबल पे लगेगा, तो x हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पर हो जाएगा b के पावर में n+1 माइनस a के पावर में n+1। तो इस तरह के ये छोटे हम मतलब ऐसे अगर इंटीग्रेशन का ये मेन फार्मूला होता है जो कि हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया। और कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो नॉर्मली बस इतना फार्मूला यूज होगा, और यूज होगा तो मैं बता दूंगा। अभी इसे देखते हैं। किस्मत, जी हाँ, बदलेगी। चलिए, v = ds/dt। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला इक्वेशन हमें प्रूफ करना है। अब पहला इक्वेशन कैसे प्रूफ करोगे बताइए। पहला इक्वेशन क्या था, v = u + at। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या है, b = ds/dt। लेकिन यहाँ पर मैंने, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला और बताया था एक्सेलरेशन का, जो कि क्या होता था, dv/dt। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, a = dv/dt का यूज करेंगे। अभी इसका नहीं यूज करेंगे, इसका यूज हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखो तो मैंने t का इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा, a dt। अब ये मान लेते हैं कि जो, अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन मैंने साइन ले लिया। अब क्यों लेते हैं ये आपको समझना नहीं है यहाँ पर कि क्यों लेते हैं। वैसे इंटीग्रेशन जब भी किया जाता है तो ऐड करने के लिए किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर आपको ये फार्मूला पता है, ये आपको बताया था कैलकुलस मेथड से आ जाएगा, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। बाद में इसे जब आप अभी आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैंने माना कि जब t = 0 पे, मैंने ये मान लिया है कि t = 0 पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मैंने मान लिया कि हमारा वेलोसिटी कितना था, u था। और मैंने ये माना कि t = t पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v थी। अब अगर इसको आप क्या करोगे, अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो यहाँ पर db है, यहाँ पर dt है, तो जिसका ये फंक्शन होता है, जैसे x फंक्शन है ना x में, तो ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो x का होना चाहिए। अगर यहाँ पर मान लो कि dt है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, t का फंक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर db है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, b का फंक्शन होना चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई फंक्शन है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कि कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हमें पता है कि अगर v को मैं ऐसे b के पावर में 0 भी तो लिख सकता हूँ। बोलिए, b के पावर 0 लिख लो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर इसको आप इंटीग्रेट करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट कर लो या b के पावर 0 को इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ठीक है। समझ में आया ये बात। अब जैसे इसका कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, v। तो ऐसे इसको समझिए, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। और इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट लगा देना है हमें, कहाँ से, u to v लगा देना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर t है, तो डिफरेंशियल जो हमारा एलिमेंट है वो t है, तो यहाँ पर फंक्शन t का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a है। इसका मतलब a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और जैसे यहाँ db का v हो गया है, वैसे dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। तो मैंने कहा था यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला होता है आगे का। तो अब यहाँ पर जो यूज करोगे वो क्या हो जाएगा, v - u = a। और यहाँ पर लगाओगे अपर लिमिट तो t है और लोअर लिमिट 0 है, तो आप 0 लिखो या ना लिखो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v - u = क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v = u + at। बोलिए, आया समझ कि नहीं आया, बोलो भाई। तो वहाँ से आपको ग्राफिकल मेथड से समझ में भी आया होगा और ये कैलकुलस मेथड से भी समझ में आया होगा। बोलिए, इतना आया समझ आपको। तो ये पहला इक्वेशन आपका आ गया, ठीक है। पहले इक्वेशन मैंने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन का यहाँ भी फार्मूला लिया था, वहाँ भी मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला लिया था, वहाँ पर एवरेज का लिया था, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का लिया है।
अब हमें सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना है। सेकेंड इक्वेशन भी हम यहीं से प्रूफ करके लाएंगे, वो आप देखिए कैसे लाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। अभी आप नोट करो। चलो अगले इक्वेशन पे चलते हैं। देखिए अब अगला इक्वेशन क्या है हमारा, हमने यहाँ पर यूज करना है सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन है, इसको हमें प्रूफ करना है। अब मैंने कहा था, अभी जो मैंने लिखा था आपको अगर याद हो, v इज इक्वल टू क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, ये मैंने बताया था, है ना। मैंने कहा था सेकेंड इक्वेशन में यूज होगा इसका, तो यहाँ पर अगर इसका यूज करोगे तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने पता है ना v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है। तो ये क्या हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इधर क्या हो जाएगा डी टी। इसमें कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर देखो डिफरेंशियल एलिमेंट क्या आ गया हमारा डी टी, इसका मतलब t का फंक्शन होना चाहिए तभी वो वेरिएबल होगा, अदरवाइज कांस्टेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो u डी टी प्लस ए टी, है ना, क्या हो जाएगा ए टी डी टी। अब क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो ये भी टाइम का फंक्शन है, ये भी टाइम का फंक्शन है, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये माना कि t इक्वल टू 0 पर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसे मैं मान लेता हूँ 0। आप यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो और नहीं भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो हमने ये वाला केस लाना है। इस केस पे मैंने ये मान लिया कि टाइम जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, और जब टाइम क्या है t है, जब टाइम t है तो मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ होगा s हुआ होगा। तो सिंपली यहाँ पर अगर ये s डिफरेंशियल एलिमेंट ds है तो इसका हमें जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा s मिलेगा। बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 टू s, और यहाँ पर देखिए t है तो अभी मैंने बताया था ना कि b कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है और वेलोसिटी b लिखा है। तो dt का क्या आ जाएगा यहाँ पर t, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे 0 से t प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर t है तो वही फॉर्मूला जो मैंने लिखा था x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, है ना, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर t के पावर में 1 है तो a तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा t के पावर 2 अपॉन 2 और 0 टू t। अब लिमिट लगा दो सबका, अपर लिमिट लगाएंगे क्योंकि नीचे तो लोअर लिमिट 0 है तो कोई फायदा नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे तो आ जाएगा यू टी, और यहाँ पर लिखोगे तो आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होके आ गया। हमने क्या यूज किया था बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको सेकेंड इक्वेशन लाना है प्रूफ करके इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो आप क्या यूज करोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें क्या लाना है तीसरा क्या है बताओ भाई, मैंने बता दिया अभी। तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यार समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आया तो अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। अगला देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यहीं से लेना स्टार्ट करना है। ए इज इक्वल टू क्या होगा डी बी अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पर जो डी बी अपॉन डी टी है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, डी एस अपॉन डी एस का, किसका डी एस अपॉन डी एस का ऊपर नीचे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी बी, एक डी एस इसके नीचे ले आओ और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में
अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि डी एस एक इसके नीचे कर दो और डी टी इसके नीचे कर दो, तो ये डी एस अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, बोलो। मैंने पढ़ाया था भाई, डी एस अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू बी डी बी। अब क्या कर देंगे, सिंपली इसका इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट है डी बी वो b का फंक्शन है, इसका मतलब कि ये वेरिएबल हुआ, और यहाँ पर डी एस है, इसका मतलब कि ये वेरिएबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर s का फंक्शन होना चाहिए। तो इसको माना कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी u थी, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, मैंने मान लिया कि 0। क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया। और ये माना कि मैंने कि जब इसकी वेलोसिटी v हुई तो इसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। अब इसको क्या करेंगे, a तो बाहर हो जाएगा, ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से s, और इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2, वही x के पावर n+1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और लिमिट क्या हो जाएगा, u टू v हो जाएगा। अब ऊपर देखिए ये कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 तो कोई मतलब नहीं है, तो a इंटू एस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट तो ठीक है, 1/2 बाहर ले रहे हैं, b स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर प्लस 2as। यार क्या यही हमने प्रूफ किया था ग्राफिकल मेथड से भी, बोलिए, ग्राफिकल मेथड से भी तो यही प्रूफ किया था मैंने। तो यहाँ पर हमारा कवर हो गया ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड या मैथमेटिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे डेराइव करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल की, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो तो फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी होने का क्या मतलब है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो g हो जाए, है ना। आपको ही पता है स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, उसे ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोलते हैं, मतलब स्मॉल g को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो मतलब कि जब आपका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, इसका मतलब कोई पार्टिकल या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे आ रही हो, ठीक है। जैसे देखो ये मार्कर, ये ऊपर जा रही हो या तो नीचे आ रही हो, ये मतलब हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बस फॉर्मूले में कहाँ पर चेंज आ जाएगा, जहाँ पर a है वहाँ पर g ले लेंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या ले लेंगे, बताइए, g ले लेंगे। कौन सा g लेंगे, स्मॉल g लेंगे। पहले तो मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं हेडिंग को। हेडिंग क्या है, हेडिंग डाल लो क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पर देखिए मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पर देखिए हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, फ्री फॉल की नहीं। फ्री फॉल का केस अभी वो भी डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सारा इसी में करेंगे, न्यूमेरिकल उसके बाद करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो, मे बी इसी वीडियो में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी देखिए, मैंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल या तो ऊपर जा रही हो या तो नीचे आ रही हो। अगर ऊपर जा रही होगी तो भी इस पर ग्रेविटी लग रहा होगा, इफेक्ट करेगा, और नीचे आ रही है तब भी इस पर ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पहले तीनों लिखो, v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पे क्या ले लेंगे, बोलो हाँ g। तो u प्लस क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड क्या था, भूल गए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, h ले लेंगे। बोलोगे भैया यहाँ भी तो h लेंगे, हाँ बिल्कुल h ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक तरह का हाइट है। आप s भी रखोगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, g। अब समटाइम क्या होता है कि देखो हमारी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल g की वैल्यू भी तो वेक्टर है ना, क्योंकि एक टाइप का एक्सेलरेशन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर हमें प्लस लेना है और कहाँ पर माइनस लेना है। तो इसके लिए सिंपल आपको एक माइंड में आपको बनाना है
कि जब भी हम मोशन, आप एक साइन ले लो, कोई सा भी ले लो, जब आप अपवर्ड मोशन देख रहे हो तो उसे क्या मानोगे आप? प्लस मानोगे। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उसे क्या मानोगे? प्लस मानोगे। अगर आप मोशन अपवर्ड देख रहे हो, अगर मोशन डाउनवर्ड देख रहे हो तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उसको क्या मानोगे आप? नेगेटिव मानोगे। ये बात अगर ध्यान रखोगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी के कोई सी क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में आपको एक ही जगह पे जी हो जाएगा और बाकी का कॉन्सेप्ट प्लस और माइनस का है, और प्लस और माइनस कैसे लेने हैं ये हमने देख लिया, न्यूमेरिकल से भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर फ्री फॉल हो रहा हो तो फ्री फॉल का मतलब क्या है? फ्री फॉल का मतलब क्या है बताइए? हाँ, आपने सही सोचा, वही जो न्यूटन के ऊपर गिरा था, क्या? एप्पल, है ना? वही है फ्री फॉल। जैसे मैंने अगर इसको मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, मैं ऊपर से ऐसे फेंक रहा हूँ तो ये फ्री फॉल नहीं है, लेकिन ऊपर से ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ये क्या है? फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल होने का क्या मतलब हो गया? फ्री फॉलिंग। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? ऑलवेज जीरो होगी, है ना? क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्या है? रेस्ट पे है। अब जब रेस्ट पे है तो स्टार्टिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो सबके केस में क्या हो जाएगा भाई? v इक्वल टू इनिशियल, अगर u की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये हो जाएगा gt हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? इनिशियल जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। अगला v स्क्वायर इज इक्वल टू u जीरो हो गया है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2gh हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे? h कर लेंगे। बोलिए भाई, फ्री फॉल का केस ये हो गया यार। इसमें कोई दिक्कत अभी तक है? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कवर करते हैं, इसमें अंडर ग्रेविटी का एक कवर कर लेते हैं नॉर्मल, बाकी लीनियर वाला तो हम करेंगे ही। हो सकता है अगला जो आए उसमें सारे के सारे 10 से 15 क्वेश्चन हमारे जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है वो। ठीक है, देखिए चलिए, हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 25 मीटर हाइट का एक कोई, मान लो कि आप कोई क्या पिलर है और वहाँ से कोई बॉडी जो है, कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ हाई विल बी द बॉल राइज, मतलब कि यहाँ से कितने ऊपर तक बॉल उठेगा। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ से जब फेंका जा रहा है तो भाई अगर यहाँ पे जा रहा है तो मोशन इसका कैसा होगा? ऐसे जाएगा और फिर क्या होगा? नीचे आ जाएगा, है ना? इसके ज़मीन पे टकरा जाएगा। तो ये बोला है कि जो हाइट है ये हाइट कितना होगा। तो ये बताओ, जब भी कोई बॉडी अगर प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर, देखो दिमाग यहाँ से देखो कठिन नहीं होता, आपको एनालाइज करना होता है क्वेश्चन को। अगर मैं इसको फेंक रहा हूँ, ऊपर तक गया, अब ऊपर तक जाने के बाद ये वापस क्यों आता है? देखो वापस क्यों आया, या यहीं तक गया क्यों गया ये? क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा होता है तो इस पे ग्रेविटी वर्क करता है। इसके अपोजिट में हमें पता है एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल के सपोज में अगर काम करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अगर उसके अपोज में काम करता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। तो ग्रेविटी एक्ट एज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमने जब अगर इसे फेंका तो ये ऊपर जा रहा था, लेकिन ये नीचे आने का रीजन क्या है कि ऊपर से ग्रेविटी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल मान लो h हाइट तक गई है, मैक्सिमम हाइट तक गई है, तो वापस कब आती है? मैक्सिमम हाइट कब आता है? सोचो, मैक्सिमम हाइट कब आएगी? जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो इसका मतलब अगर ये पार्टिकल यहाँ तक गई उसके बाद वापस आया है तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये क्या है? h है। इसे मैंने क्या मान लिया? ये क्या है? h। तो अब हमने यहाँ पर लगा देना है फॉर्मूला, कौन सा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो यहाँ पर। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ, तो जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो क्या होता है भाई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमने अभी अंडर ग्रेविटी पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ऊपर वाले डायरेक्शन को हम प्लस मानेंगे और नीचे वाले को क्या मानेंगे? माइनस मानेंगे।
तो जो भी ऊपर जा रहा होगा उसे पॉजिटिव और जो नीचे आएगा उसे नेगेटिव। तो पहली बात तो भाई v की वैल्यू क्या है, 0 है, और u की वैल्यू क्या दे रखा है, कितने से जा रहा है, 20 से। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 2। अब g तो नीचे काम करेगा, बोलिए इस पार्टिकल पे g किधर काम करेगा, नीचे, और जो भी नीचे होगा, जो भी क्वांटिटी नीचे होगा उसमें क्या लगा देंगे, नेगेटिव, जो कि हमने अपना डायरेक्शन मान रखा है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, h तो ऊपर की तरफ गेन कर रहा है तो h तो प्लस होगा, ये भी एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो एक लाइन चलो अच्छा लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर हो गया, माइनस का हो जाएगा 20, मान लेते हैं जी की वैल्यू 10 ले लिया मैंने। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक 20 से एक 20 कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20 या 20 मीटर। तो हमें ये पता चल गया कि हाइट कितनी हो गई, 20 मीटर तक ये गेन किया। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि पार्टिकल कितने टाइम तक, मतलब क्या, हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब कितने टाइम तक, कितने टाइम के बाद बॉल जो है ग्राउंड को हिट कर दिया। तो इसके ये आपके पास दो तरीके हैं आपको लगाने के। आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो टाइम कितना लगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो। आप दोनों तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड देखो भाई, ठीक है, सेकेंड वाले का फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड में क्या हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के मोशन को देखेंगे। तो इस मोशन को देखने के लिए हमें अगर टाइम निकालना है तो हम पहला इक्वेशन लगा सकते हैं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू हमें तो नहीं पता है, क्योंकि v की वैल्यू सॉरी पता है, हम क्या है हमारे पास 0, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और प्लस a की वैल्यू कितनी है g, नेगेटिव ऑफ g, और यहाँ पर मैंने मान लिया इसको टाइम, यहाँ से टाइम t1 लगा और नीचे आने में टाइम कितना लगा t2 मान लिया मैंने ये। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा माइनस का 20 अपॉन माइनस का g मतलब 10, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, g की वैल्यू क्या है 10, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम है। अब ये नीचे आने का टाइम कैसे आप कैसे निकालोगे सॉरी, देखिए अब हम मोशन कहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मोशन। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता चल जाए, है ना। तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन हम मोशन लगा के देखते हैं, क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब चला है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और लेकिन एस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्प्लेसमेंट, तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना, ये तो पूरा 25 इतना नीचे है ना, क्योंकि 25 ये है, और ये कितना, अभी मैंने एच की वैल्यू निकाली 20, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू यू की वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 0, और ये हो जाएगा प्लस हाफ, और ये g की वैल्यू कितना लेंगे माइनस का g, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। यार मैंने कुछ गलत लिखा है, बताओ कहाँ गलत लिखा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट अब की बार डाउनवर्ड हो रहा है, और डाउनवर्ड वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, डाउनवर्ड को क्या दिखाएंगे, नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 45, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, और इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, इसका इधर हो जाएगा 90 और टी स्क्वायर, इधर जी बचा हुआ है, तो जी की वैल्यू अगर 10 ले लें तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, जी को जब 10 लोगे तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3, लेकिन कौन सी वैल्यू लेंगे, केवल 3, माइनस तो होता नहीं टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का आने का कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा भाई 5 सेकेंड लगा, ठीक है। अब ये 5 सेकेंड आप डायरेक्टली निकाल सकते हो दूसरे फार्मूले से, दूसरे फार्मूले से मतलब कि फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन एनालाइज करने का आपका तरीका अलग होगा। वो तरीका देखिए क्या होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट मोशन देख लेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ आगे, आप देख लेना एक बार, ठीक है, समझ में आई चीज़। अब मैं मोशन को यहाँ से यहाँ तक का देख रहा हूँ, तो इस हमारे पास जब इस तरह से मोशन देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास होगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई 20 ऊपर जा रहा है और इतना नीचे आ रहा है 45,
तो यहाँ पर बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ऊपर जाने को मैंने पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितने लेंगे, 20 प्लस का लेंगे, और नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, माइनस का 45 लेंगे, है ना, क्योंकि अभी मैंने सॉल्व किया। तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कितना आएगा, 25। तो अगर फॉर्मूला फिर से वही लगा दोगे, कौन सा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 25, और यहाँ पर अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 20, और हमें निकालना है टाइम, और प्लस हाफ, और जी की वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू कितना लोगे, 10, माइनस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि तो माइनस होगा ये तो, और टी स्क्वायर तो रहेगा ही, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा ठीक है -25, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा 25 इंटू 20t माइनस 5t स्क्वायर, सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस आपको इससे क्या करना है, फैक्टर कर लो, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए, t माइनस 1 और t यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, देखिए ठीक है, ये कर लो आप माइनस का 5 और ये प्लस का 1, अब माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो -5 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू -1 जो कि हो नहीं सकता, t की वैल्यू 5 सेकेंड डायरेक्टली आ गए यहाँ से। सेम क्वेश्चन था, आप तो क्वेश्चन को फिजिक्स यार ऐसा है ना कि एक मेथड से, तो ऐसा है नहीं कि केवल एक मेथड से सवाल लगेगा, आपको सोचना है कि इसमें और क्या कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसा नहीं कि केवल एक तरीका हो, बहुत सारे तरीके होते हैं फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपको किस तरह सोच रहे हो ये जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन आंसर अल्टीमेटली तो सेम ही आएगा। तो 12 बज गए हैं, ठीक है, अभी तो यार बंद करते हैं, और अगला जो वीडियो होगा, अगला जो लेक्चर लाएंगे उसमें न्यूमेरिकल केवल इसका होगा, उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अपना PYQ नीट और मेंस का 1D का, ठीक है। तो देखते रहिए और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, धन्यवाद।